देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में 21वीं शताब्दी का बदला हुआ भारत है। ये मनमोहन सिंह या यूपीए के सरकार का कार्यकाल नहीं है, जब हम घुटने टेक दिया करते थे विदेशी ताकतों के सामने। तो जिस तरीके से भारत पर दबाव डाला गया अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के द्वारा, टैरिफ वॉर किया गया, कहा गया कि आपको महंगे तेल खरीदने होंगे, रशिया से तेल नहीं खरीदना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया। देश के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उन्होंने भी स्पष्ट किया कि साहब जहां से हमें सस्ता तेल मिलेगा, जो हमारा पुराना ट्राई टेस्टेड दोस्त है, हम उसी से खरीदेंगे, रशिया से खरीदेंगे। और बहुत अरबों अरब रुपए का अंतर होता है। क्या हम ये पैसे को जन कल्याण योजनाओं में नहीं लगाएंगे? महंगे तेल क्यों खरीदेंगे साहब? जबकि नाटो के जो देश हैं वो रूस से लगातार जो एनर्जी है, गैस है, पेट्रोल है, वो सारे खरीद रहे हैं। तो ये फिर भारत पर दबाव क्यों? भारत किसी दबाव को सहने वाले देशों में अब नहीं है साहब। और ये बात विश्व को समझना चाहिए, जो हम नीति तय करते हैं अब विदेशों में उसका अनुसरण होता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी अगर 11वें वर्ष तक प्रधानमंत्री हैं और लंबे समय के बाद कोई इतने लंबे कालखंड के लिए हुआ है, तो सिर्फ उन्हें बुद्धिमान नहीं कहें, उन्हें कहें कि भारत के हित की सोच रखने वाले प्रधानमंत्री हैं, दूरदर्शी सोच के प्रधानमंत्री हैं। वो भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर हैं। और वो भारत, वो दिन दूर नहीं जब हम अभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, जब हम तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। और यूपीए के शासनकाल में तो ये 11वें नंबर पे हम थे। तो सच में नरेंद्र मोदी जी ने अपने विजन से देश को यहां तक पहुंचा दिया। कोलंबिया में राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, यहाँ विभिन्न धर्मों विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन ये लगातार जो है भारत के संवैधानिक यानी लोकतंत्र पर हमले किए जा रहे हैं, खासकर बीजेपी या देखिए, कोलंबिया और राहुल गांधी जी का नाम जैसे ही जुड़ता है ना, तो वो गीत याद आ जाता है, मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई पुराना। वेरोनिका जी के कंट्री में जाकर राहुल गांधी जी लगता है आपा खो बैठते हैं और वो कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो देश के सामरिक हितों के खिलाफ है। ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी जी ने विदेश की धरती से भारत के संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा का अपमान किया। उन्होंने तो जाकर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे देशों को भी कहा था, साहब भारत में लोकतंत्र खतरे में है और आपको इंटरवेन करना चाहिए। तो राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं तो वो पता नहीं क्या बहकी बहकी बातें करते हैं और विदेशों में भारत की छवि खराब करते हैं। वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके एक एक बोल को पाकिस्तान टेलीविजन और जो पाकिस्तान के अखबार हैं वो सुर्खियां बनाते हैं कि प्रतिपक्ष के नेता का ऐसा कहना है। तो ये कोई पहला बार नहीं है जब राहुल जी ने ऐसा कहा। और ऐसे भी कोलंबिया में तो राहुल गांधी जी का कुछ ज्यादा ही अपनापन है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र ने कहा है कि भाजपा अमीवा की तरह है, जो एक जीव होता है, जहां चाहे जैसा चाहे वैसा बढ़ती रहती है। एक तरफ पिता देशभक्ति सिखाते हैं, उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह की बात तो कहा, एक तरफ पिता देशभक्ति सिखाते हैं, दूसरी तरफ बेटा आईसीसी प्रमुख जैसा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलता है। देखिए, अब ऐसे शब्दों का प्रयोग तो राजनीतिक मर्यादा में होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग वही लोग करते हैं जो ऑब्सोलीट हो गए हैं, यानी जो अप्रासंगिक हो गए हैं राजनीति में। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के सहयोग से आज देश ने उन सारे हिस्टोरिक ब्लंडर्स को दूर किया जो कांग्रेस और कांग्रेस शासित उनके जो मित्र हैं उनके समय हुआ था। 370 हटा, 35 से हटा, ट्रिपल तलाक हटा, भव्य राम मंदिर बना, ये अकल्पनीय था साहब। तो हम तो सच में अपने वचन को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। 1984 में जब 2 सीटें थी, जो हमारा एजेंडा था वो 2025 में भी नहीं बदला और अधिकांश एजेंडों को हम लोगों ने पूरा किया। अगर सारे एजेंडों को पूरा करना और अपनी बातों पर खरा उतरने के लिए वो ऐसी संज्ञा दे रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। जहां तक आईसीसी की बात है तो भारत भी आईसीसी का सदस्य है और जयशाह आईसीसी के चेयरमैन है, लेकिन वो अपनी काबिलियत से बढ़े हैं। जिस तरीके से आईसीसी के नॉर्म से अगर भारत पाकिस्तान के साथ वहां पे मैचेस नहीं खेलता तो ब्लैकलिस्ट होने का इस पे भारत पे खतरा था, जो करोड़ों खेल प्रेमियों के लिए एक सदमा होता। मुझे लगता है जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से धोया है एशिया कप में, ये तो सच में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। युद्ध का मैदान हो, खेल का मैदान हो, पाकिस्तान की धुलाई तो होती रहेगी। मुझे लगता है जो ऐसे बयान दे रहे हैं ना, शायद उनको पाकिस्तान के हारने का ज्यादा दुख है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि संभल मस्जिद जो लेके
लेकर एक विवाद चल रहा है, एक मुकदमा चल रहा है, उस पर उन्होंने कहा है कि हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है। इस देश में कोई आई लव मोदी कह सकता है, लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं कह सकता। आप इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं? अगर कोई आई लव मोदी कहता है तो मीडिया खुश हो जाती है, अगर कोई आई लव मोहम्मद कहता है तो उस पर आपत्ति होती है। अगर मैं मुसलमान हूँ तो मोहम्मद की वजह से। देखिए, सब धर्मों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की मूल नीति और मूल सिद्धांत में है। हम सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद, भाई हमारी भी बहुत श्रद्धा है जो प्रॉफिट है उनके, जो ईश्वर हैं इस्लाम में, उनके प्रति। लेकिन उनकी आड़ में अगर आप हिंसा करेंगे, आई लव मोहम्मद की आड़ में बरेली में जो कुछ भी हुआ, राहगीरों को पीटा गया, दुकानों को लूटा गया, बेगुनाह चलते हुए लोगों के साथ मारपीट की गई, छेड़खानियां की गई, तो उसके बाद क्या पुलिस चुप रहेगी? तो आप देवी देवताओं का, संतों का नाम लेकर अगर हिंसा भड़काएंगे तो साहब कानून का डंडा आप पर चलेगा ही। और इस देश में प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई साहब सारी सरकारी योजनाओं का लाभ सबको मिलता है, लेकिन ओवैसी साहब तुष्टीकरण की राजनीति के सिवाय कुछ नहीं जानते। बिहार का चुनाव हो रहा है, सीमांचल में जहां मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, वहां उनको वोटों को पोलराइज करना है, इसलिए वो ऐसे बयान दिया करते हैं। आई लव मोहम्मद पर कोई आपत्ति नहीं साहब, लेकिन उसकी आड़ में हिंसा होगी तो फिर तो कानून काम करेगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।